नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर। और हम लोग लास्ट बात करते पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों के अंतर्गत कौन कौन से गुणों का विकास होता है। उन गुणों के विकास के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए जो पॉइंट है नेक्स्ट है वो है समय का समुचित उपयोग। समय का समुचित उपयोग कैसे? देखिए, जब हमने बात करी थी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के जो महत्व की बात करी थी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो कार्रवाई करती है उसके महत्व वो किस प्रकार महत्व रखती है बालकों के लिए, तो हम बात कर रहे थे महत्व की। तो हमने एक बिंदु पढ़ा था कि समय का समुचित उपयोग मतलब कि जो अवकाश के समय का सदुपयोग, ये बिंदु हमने पढ़ा था। अब वही बात है कि जब वो अवकाश के समय का सदुपयोग कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समय का समुचित उपयोग हो रहा है। मतलब कि बालक है जितना उचित उपयोग उस समय का कर सकता है उतना वो उचित उपयोग कर रहा है। किसके माध्यम से? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। तो दिखने वाला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक के अंतर्गत जो समय का उचित उपयोग मतलब सबसे जो उचित हो, समुचित मतलब सभी में बराबर उचित रूप का जो उपयोग है वो करेगा। कि वहां पर ऐसे मतलब कि जो समय है इसका उपयोग इस प्रकार होगा कि बालक है वो अपने जो समय के जो क्षण है उनको नष्ट न करते हुए उनको किसमें लगाएगा? पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनमें उसकी रुचि है उसी में वो लगाएगा। ठीक है, तो महत्व की बात जब हमने की समय का सदुपयोग तो वहीं पर बालकों के अंतर्गत इस गुण का विकास होगा। नेक्स्ट गुण है, अगला गुण है समाज निर्माण में सहायक। समाज निर्माण में सहायक कैसे? जब बालक को समाज से जुड़े हुए रीति रिवाज है, उनसे संबंधित जो कार्य होते हैं उनके बारे में यदि जानकारी नहीं मिलेगी तो बालक क्या करेगा? समाज से अलग थलग रहेगा। वो सामाजिक कार्यों में रहेगा तो फिर उसकी उपस्थिति जो शारीरिक उपस्थिति तो होगी लेकिन जो मेंटली है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। लेकिन जब हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जुड़े हुए सामाजिक कार्यों के बारे में कोई गतिविधियां हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, तब बालक उसमें प्रतिभागी बनते हैं, बालक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उससे संबंधित जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है, जिसका उपयोग बालक कहाँ करते हैं? समाज में करते हैं। यदि बालक को आपने सिखा दिया कि भाई आप मेहमान आए तो उनका आदर किस प्रकार करोगे, ठीक है, तो बालक ने यहाँ पर आदर की चीज सीखी। किसके माध्यम से? पाठ्य सहगामी क्रिया के माध्यम से उसने आदर की चीज यहाँ सीखी। अब जब बालक समाज से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में जाता है तो वहां पर उसी चीज को वो प्रस्तुत करता है। तो ये इफेक्ट कहाँ से बढ़ रहा है? वो हम विद्यालय में बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से जो सिखा रहे हैं उसी का इफेक्ट वो बाहर जाकर भी दिख रहा है। तो इस प्रकार जो समाज से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर बालक इससे संबंधित गुणों को प्रस्तुत कर सकता है या फिर बालक में जो गुण आ जाएगा। जैसे कि नमस्ते करने की बात है कि कुछ बच्चे होते हैं वो अध्यापक सामने से निकल जाते हैं, देखते नहीं कि अध्यापक जा रहा है, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग होना, कुछ प्रकार के जो अभिवादन होता है वो नहीं करते हैं। और वही चीज विद्यालयों में जब ये चीजें सिखाई जाती है तो बालक सर्वप्रथम अभिवादन करना सीखता है। वो कभी गुड मॉर्निंग, कभी नमस्ते, इस प्रकार से अभिवादन करता है। तो ये सामाजिक जो गुण है, आदर्शों के रूप में हम गुण ले रहे हैं, वही चीज है कि बालक सहयोग लेना और भी बहुत सारे समाज से जुड़ी संबंधित जो कार्य है वो बालक जब सीखता है विद्यालय में तो वो वहां जाकर करता है। तो तीसरी बात है समाज के निर्माण में सहायक है। बालक का जो निर्माण किया जा रहा है विद्यालय के अंतर्गत, जो एक समाज से जुड़ी सारी चीजों को बालकों के अंदर बताया जा रहा है, तो उससे क्या है? बालक का निर्माण हो रहा है समाज के आधार पर। तो बालक है वही समाज का निर्माण करेगा आगे जाकर।
संबंधित गुणों का विकास। और नेतृत्वशीलता, भाई जब ये पार्टी सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, जब इनका आयोजन किया जाता है तो उसी में से किस प्रकार कार्यक्रम पूर्व योजना जो है वो किस प्रकार होगी, कार्यक्रम का संचालन किस प्रकार, संगठन व्यवस्था है वो किस प्रकार होगी, तो बालकों को पर्टिकुलर सिखाया जाता है। अध्यापक वहां पर मार्गदर्शक के रूप में रहता है और बालक हैं वो उस कार्य को करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, बच्चे हैं वो नेतृत्व क्षमता का विकास होता है बालकों का। कैसे कि बालकों को किस प्रकार व्यवस्था करनी है, जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, तो वहां पर भी वो नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उपरोक्त नियमों के आधार पर, उपरोक्त सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के आधार पर मुझे मेहमानों को इस प्रकार बैठाना है। फिर बात करें हम विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को कहाँ पर बैठाने की व्यवस्था है, उन्हें किस प्रकार नियंत्रित करने की व्यवस्था है, तो वो सारा कार्य को बालक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो बालक के अंतर्गत नेतृत्वता से संबंधित गुण हैं उनका विकास होता है। नेक्स्ट है, अगला है जनतंत्रीय गुणों का विकास। जनतंत्रीय गुणों का विकास, अब जनतंत्रीय मतलब जनता से संबंधित, भाई बालक है वो जो जनता, बालक भी प्रजा का एक अंग है, मतलब कि वो ये मतलब बहुत सारे लोगों के अंतर्गत वहां से आया है, एक इकाई माने, या फिर बालक है वो भी जनता का अंग है, मतलब कि वहीं से वो आया है बालक। तो बालक के अंतर्गत जनतंत्रीय संबंधित गुणों का विकास भी इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे कि अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना, ठीक है, अपने जो नियम है, सिद्धांत है, कानून है, कर्तव्य है, उनके प्रति वो अवेयर हो जाता है बालक। किनके माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। तो कहें कि हम जनतंत्रीय गुणों का विकास भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से होता है बालकों का। नेक्स्ट बिंदु है अनुशासन का विकास। अनुशासन का विकास, अब बात हम अनुशासन की कर रहे हैं, तो इन जो ये क्रियाएं होती है यहाँ पर अध्यापक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और बालक स्वयं इन विधियों मतलब इन कार्यक्रमों को, इन क्रिया विधियों को करने का कार्य करते हैं, मतलब बालक स्वयं इन कार्यों को करते हैं। तो उनमें क्या रहता है कि हमें इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो उनमें आत्म अनुशासन उत्पन्न होता है, जिससे कि पूरा माहौल जो है वो अनुशासित रहता है। अध्यापक को बार बार में डंडा लेके बालकों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। कारण क्या, बालकों की रुचि के अनुसार वो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, बालक उसमें रुचि ले रहे हैं, तो जिस चीज में बालक रुचि लेगा तो वहां पर अवहेलना, किसी भी कार्य की अवहेलना नहीं होगी। यानी कि जो माहौल है वो कैसा होगा, आत्म अनुशासित होगा। बच्चे हैं वो अपने आप में ही अनुशासित होंगे, अध्यापक को बार बार खड़े होकर बालकों को डांटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दिखती बात है कि अनुशासन का विकास भी, अनुशासन संबंधी जो विकास है, जो गुण है बालकों के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से वो भी विकसित होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये जो टॉपिक था, ये मैंने लास्ट जो टॉपिक लगाया था उससे संबंधित कुछ बिंदु रह गए थे, उसी को मैंने बताया है। अब हम आज का जो टॉपिक है हम उसके बारे में देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांत। भाई जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जा रहा है वो किस उद्देश्य से करवाया जा रहा है, क्या मतलब कि उद्देश्य क्या है, मतलब जब पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाए उसके बाद हमें क्या प्राप्ति होगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य को बिना उद्देश्य से नहीं किया जाता है, सब उद्देश्य किसी कार्य को करवाया जाता है। फिर है सिद्धांत, यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स लेंगे हम लोग जब इनका आयोजन करवाएंगे, प्रिंसिपल मतलब नियम वगैरह जो होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में, तो वो किस प्रकार के सिद्धांत होंगे जिनको अपनाते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इनके उद्देश्य और सिद्धांत। पहला है विविधता। पहला सिद्धांत क्या है, विविधता। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जब आयोजन करवाया जाए तो विविधता को ध्यान में रखकर करवाया जाए।
छात्रों या विद्यार्थियों का सहयोग। कैसे? तो विद्यार्थियों को इनमें इंक्लूड करना आवश्यक है। पाठ्य सहकर्मी क्रियाएं अध्यापक है या फिर प्रिंसिपल है वो प्रधानाचार्य, वो ऐसे नहीं कि वो स्वयं निर्धारित कर ले कि उस स्कूल में उक्त प्रोग्राम आयोजित किए गए थे, हम भी यही कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे। केवल कार्यक्रम को करवाना उनका उद्देश्य नहीं रखना है। क्या करना है? छात्रों का भी उसमें सहयोग लेना है। बालक किस चीज में रुचि रख रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट बात करी विविधता की, तो विविधता कब आएगी? जब बालकों की रुचि पूछी जाएगी तभी तो विविधता आएगी, तभी विविधता अध्यापक को प्रधानाचार्य को ज्ञात होगा कि विविधता हम किस प्रकार ला सकते हैं, किस प्रकार विविध कार्यक्रमों का आयोजन करवा सकते हैं। तो यही बात है कि छात्रों का सहयोग लेते हुए, बालकों का सहयोग लेते हुए कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में। देखिए क्या कह रहा है? शिक्षक पथ प्रदर्शक, पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला। शिक्षक को राह दिखाने वाला बताना चाहिए। मतलब कि पहले हमने जब सहयोग ले लिया, आयोजन में जब विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा तो सहयोग को अध्यापक स्वयं बोलेगा कि बच्चों को कि आप लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था करनी है, इस प्रकार कार्य करना है। तो यहाँ पर दिखती बात है कि अध्यापक की भूमिका क्या हुई? राह दिखाने वाले की या पथ प्रदर्शक के रूप में अध्यापक अपनी भूमिका निभा रहा है। तो विद्यार्थियों को सहयोग लिया जाएगा, उसी के माध्यम से जब कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा तो अध्यापक की भूमिका, अध्यापक किस रूप में यहाँ पर उपस्थित है? तो पथ प्रदर्शक के रूप में यहाँ पर अध्यापक उपस्थित होगा। नेक्स्ट है साधनों की पर्याप्तता। साधनों की पर्याप्तता। अब विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि साधन हमारे विद्यालय में ऐसे साधन उपलब्ध हो। हम किसी भी कार्यक्रम को जब आयोजित करें तो पूर्ण योजना से आयोजित करना होगा। तो पूर्ण योजना में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं उसी के आधार पर हम कार्यक्रम का आयोजन करें, या फिर ये कहें कि जिनकी व्यवस्था हमारे विद्यालय द्वारा हो पाएगी। क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो साधन ऐसे महंगे होते हैं जो कि खरीदे नहीं जा सकते, और यदि हम इनके बिना किसी कार्यक्रम को आयोजित कराएंगे तो वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। तो इस आधार पर ये ध्यान रखना चाहिए कि साधनों की पर्याप्तता के आधार पर जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं के आधार पर कार्यक्रमों को आयोजित करवाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता। अब बालकों पे कोई भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, कार्यक्रम हैं, गतिविधियां हैं, वो बालकों पर थोपी ना जाए। बालक उसका स्वयं चयन करे और फिर उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है? तो ऐसा आयोजन के समय ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी क्रियाएं थोपी ना जाए जिससे कि बालक उसको अरुचि से करे और वो सफल ना हो। ठीक है? तो जो चीज बालक जिस चीज में रुचि रखता है तो यहाँ पर स्वतंत्रता रखी जानी चाहिए कि बालक स्वयं
उचित निरीक्षण व्यवस्था। अब उचित निरीक्षण व्यवस्था की जहां हम बात कर रहे हैं तो जांच की बात, तो कार्यक्रम से पूर्व जब कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि विद्यार्थियों को भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है तो और अध्यापक भी इसमें इंक्लूड है, तब पहले तो पूर्व जो योजना बनाई गई है किस प्रकार संचालन होगा, संगठन किस प्रकार किया गया है, संचालन की व्यवस्था किस प्रकार होगी और जब समापन है उसमें क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो सारी जो गतिविधियां हैं उनका लेखा जोखा एक प्रधानाचार्य को रखना चाहिए। प्रधानाध्यापक जो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जो भी विद्यालय में उपलब्ध हो उसे उन सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, इन्हें निरीक्षण करना चाहिए। दूसरी बात, जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हो तो बार बार में उसे निरीक्षण करना चाहिए, जांच करना चाहिए कि जो रूपरेखा हमने तैयार की है क्या उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो व्यवस्था में कुछ फेरबदल तो नहीं हुआ है। क्योंकि एक जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्राम ही आयोजित कर रहे हैं, हो सकता है कि आधा घंटा हमें लेट शुरू करना है, तो वही रूपरेखा में भी उस टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होगा। यदि हमने लगातार बहुत सारे कार्यक्रम रख लिए हैं और आगे हमें टाइमिंग का कोई मतलब कि वो नहीं बस टाइमिंग फिक्स है कि उतने टाइम में वो होना ही चाहिए, यदि अगर वो नहीं हुआ तो आगे के जो कार्यक्रम है वो गड़बड़ा जाए, तो हमें पूर्व में जो अंत में वो समय की जो है वो उसके अंदर बचत या छूट दी हुई होनी चाहिए। तो वो सारा निरीक्षण कौन करेगा, तो प्रधानाचार्य वो करेगा। नेक्स्ट है इसी में समय तालिका में स्थान, समय तालिका में स्थान। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं ऐसी होती है कि कक्षा कक्ष में अध्यापक को करवानी होती है, तो वहां पर क्या ध्यान रखना है कि समय तालिका में कुछ ऐसे कालांश दिए जाए कि जिन कालांशों को यदि सप्ताह में 15 दिन में अगर हटाकर इन क्रियाओं को कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए तो वहां पर बच्चों की जो शैक्षिक निष्पत्ति उस पर उनका कोई प्रभाव न पड़े। तो मेन बात है कि जो समय सारणी बनाई जाती है वहां पर एक कालांश की ऐसी व्यवस्था होती है, अगर खेलकूद का कालांश है वहां पर बालकों को इस प्रकार के कार्यक्रम करवा दिए जाए तो उससे कोई पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही बात है कि समय सारणी के अंतर्गत जब इसको स्थान दे दिया जाएगा तब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सफल आयोजन हो सकेगा। नेक्स्ट है उचित निर्देशन प्रदान करना, उचित निर्देशन प्रदान करना। अब लास्ट जो बिंदु है, अंतिम बिंदु है वो है उचित निर्देशन प्रदान करना। तो प्रधानाचार्य को, अध्यापकों को, विद्यार्थियों को क्या करना है, उचित निर्देशन समय समय पर देते रहना है, जिससे कि कार्यक्रम में, क्योंकि अगर हम देखने की बात करें तो प्रधानाचार्य वो काफी अनुभव के बाद उसे वो चेयर दी जाती है, कुर्सी दी जाती है, तो उसके बाद बहुत से अनुभव होते हैं, तो वो उन अनुभवों का उपयोग यहाँ पर निर्देशन के माध्यम से कर सकता है। यानी समय समय पर जाकर बालकों को, अध्यापकों को वो निर्देशित करें
अधिकारियों का इनके संचालन में हस्तक्षेप न हो। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है कि जो उच्च अधिकारी हैं, हो सकता है वो गेस्ट के रूप में वहां आए हो सकता है विद्यालय में कोई कमेटी वगैरह हो, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो तो वो एक कार्यक्रम की रूपरेखा है वो पूर्व में तैयार की जा चुकी है और किस प्रकार का आयोजन करना है वो सारी बातें हो चुकी है। तो अब यहाँ पर किसी का भी हस्तक्षेप होगा तो कार्य क्या होगा, बिगड़ जाएगा या फिर कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आयोजन के समय कोई भी उच्च अधिकारी है वो कार्यक्रम के संचालन में हस्तक्षेप न करे, ऐसे नहीं वैसे हो, क्योंकि कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित करना है, किस प्रकार होगा, समय किस प्रकार का निर्धारित किया गया है वो पूर्व में निश्चित रहता है। तो उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप कार्यक्रम के आयोजन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यों पर आधारित, शैक्षिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम का जो आयोजन है वो शैक्षिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि ऐसे शैक्षिक मूल्य जो बालक को आज, कल और भविष्य में भी उपयोगी हो, उन्हीं मूल्यों को आधार मानकर कि बालक जब इन क्रियाओं को करेगा, इन कार्यक्रमों में भाग लेगा तो बालक में इस प्रकार के गुणों का विकास होगा जो कि उसके भविष्य के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार के शैक्षिक जो मूल्य हैं उन्हीं को उपयोग में लेते हुए कार्यक्रम का आयोजन करवाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। मतलब कि जब कार्यक्रम का आयोजन हो उससे पूर्व अध्यापकों को उससे संबंधित जानकारियां, नियम हैं, उनके बारे में बता दिया जाए, जिससे कि जब अध्यापक ये कार्यक्रम आयोजित हो तब उन्हें बालकों का मुंह नहीं देखना पड़े कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उचित है या नहीं है, बालकों को यदि मैंने रोका है तो किस आधार पर रोका है, उससे संबंधित यदि उनको ज्ञान प्राप्त होगा तभी वो अध्यापक है वो उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखा जाए कि जो शिक्षक है उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए। जैसे अगर मान लो उदाहरण के लिए परीक्षा का किसी कॉम्पिटिशन को जैसे प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है तो निबंध प्रतियोगिता से संबंधित जो आवश्यक नियम है कि आपको किस प्रकार बच्चों को पेपर बांटने हैं, उससे संबंधित जो जानकारी देनी है, नियमों के बारे में बताना है, तो वो सारी जानकारी अगर अध्यापक को नहीं होगी तो वो कक्षा के बाद ही उन्हें कार्य करवाने लग जाएगा। यदि उसे बताया जाए कि यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और कुछ नियमों में बंद करके आपको कार्य करना है तो अध्यापक है वो उन नियमों के आधार पर ही कार्य करेगा। नेक्स्ट बिंदु है पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाए। पर्याप्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था की जाए। मतलब कि जो कार्यक्रम जब आयोजित किए जाए तो उससे संबंधित जो जितना खर्च होगा उससे संबंधित जो भी वित्तीय व्यवस्था है वो पूर्व में कर दी जाए, क्योंकि बाद में ये सब नहीं ज्ञात हो, क्योंकि पूर्व में जानकारी प्राप्त हो जाएगी हमें उपरोक्त कार्यक्रम का आयोजन करवाना है, उसमें इतना खर्च होगा, तो पहले ही अगर ये सारी जानकारियां मिल जाएगी इतना खर्च होगा तो जो पैसों का जो कलेक्शन है वो अध्यापक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार करेगा, अभिभावकों से संबंधित जो भामाशाह है उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का जो
क्रियाओं की उपलब्धियों को स्थान दिया जाए। देखिए, विद्यार्थी है, अगर उनको कोई भी कार्यक्रम है उसमें अगर उनको पार्टिसिपेट कराना, उनको प्रतिभागी के रूप में अगर हम देखना चाहते हैं तो उन्हें उससे संबंधित उद्देश्यों के बारे में बताना होगा कि आप यदि इस कार्य को करोगे तो उसका क्या उद्देश्य है। तो वही बात है कि जो शैक्षिक, जैसे कि बालक टेस्ट दे रहे हैं तो उन्हें प्रथम आना है, द्वितीय आना है, उस प्रकार की जानकारी आप इतना पढ़ोगे तो आप फर्स्ट आ सकते हो, इतना सेकंड। तो वही बात है कि जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराया जाए तो उन्हें बताया जाए कि आपकी जो शिक्षा संबंधी जो उपलब्धि है उन पर भी असर होगा कि आप जब इन क्रियाओं को करोगे तो आगे आप इस प्रकार के जो कार्य है उनको करने में आपको सहायता मिलेगी। तो बालक को मोटिवेशन भी मिलेगा और उसकी शैक्षिक उपलब्धि है उस पर भी उसका असर पड़ेगा। अब है अंत में आपका गृहकार्य प्रश्न। गृहकार्य प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या है, उद्देश्य एवं सिद्धांत क्या है तथा उनसे संबंधित मतलब ये आयोजन करवाया जाता है तो उनसे संबंधित ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को लिखें। तो आपको जो उद्देश्य और सिद्धांत मैंने बताए हैं उनके बारे में लिखते हुए और जब आयोजन करवाया है तो किन बिंदुओं को ध्यान रखना है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाएं, बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।